चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर आक्रमण करना चाहता है। क्या पार्टी की सत्ता संघर्ष कर सकती है? मतलब इस साल आक्रमण। बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। यह एपिसोड सुरक्षार्क द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप ऑनलाइन हो, आपको अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षार्क जैसे वीपीएन का उपयोग करना चाहिए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर आक्रमण करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि वे इसे बार बार करने जा रहे हैं। जब चीनी नेता शी जिनपिंग कहते हैं कि वह ताइवान के साथ शांतिपूर्ण एकीकरण चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर कब्जा करने जा रही है। जब तक पार्टी पहले नहीं टूटती, ऐसा हो सकता है, लेकिन अपनी सांस को रोक कर न रखें। लेकिन इसे छोड़कर यह केवल प्रश्न है कि कब कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर आक्रमण करने की कोशिश करेगी। पिछले साल एक अमेरिकी एडमिरल ने कहा था कि चीन 2027 तक ताइवान पर आक्रमण कर सकता है। तब ताइवान के रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन 2025 तक आक्रमण करने के लिए तैयार हो सकता है। वह केवल 3 साल दूर है। दूसरों का कहना है कि चीन के आक्रमण से पहले हमारे पास कम से कम 2024 तक का समय है। और अगर आपको लगता है कि 2024 में ताइवान पर संभावित आक्रमण आराम के लिए बहुत करीब लगता है, तो चुप हो जाइए, क्योंकि पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल मैकमास्टर कॉर्नर बॉक्स जैसे कुछ सैन्य विशेषज्ञ सोचते हैं कि ताइवान 2022 से खतरे में है। यह स्पष्ट है कि दुनिया को ताइवान पर चीनी आक्रमण के लिए तैयार रहना चाहिए, और हम तैयार नहीं हैं। इससे पहले कि आप घबराएं, यह सोचने के कम से कम 3 बड़े कारण हैं कि चीनी शासन इस साल ताइवान पर आक्रमण नहीं करेगा। पहला, अगले महीने बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक है। कम्युनिस्ट पार्टी यहां एक बड़ी प्रचार जीत हासिल करना चाहती है, और उन्हें पहले से ही समस्या हो रही है। उनकी शून्य कोविड नीति के कारण देश के बड़े हिस्से को बंद करने के साथ ही चीन के कारण ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार करने वाले देशों के सभी नकारात्मक ध्यान आप जानते हैं। नरसंहार, जिसके बारे में बोलते हुए, क्या आपने शीतकालीन ओलंपिक का जश्न मनाते हुए हमारी नई टी शर्ट देखी है? बीजिंग 2022, नकली बर्फ, असली नरसंहार। वैसे भी मुद्दा यह है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी करते हुए शायद दूसरे देश पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रही है। हालांकि ओलंपिक भी अगले महीने खत्म हो रहे हैं, तो वह ताइवान को बहुत समय नहीं खरीद रहा है। दूसरा कारण यह है कि चीनी शासन द्वारा इस वर्ष ताइवान पर आक्रमण शुरू करने की संभावना कम है। यह 20वीं पार्टी कांग्रेस है जो इस गिरावट को कर रही है। तभी चीनी नेता शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख के रूप में तीसरा कार्यकाल पाने की कोशिश कर रहे होंगे। यदि वह इसे प्रबंधित करता है, तो वह जीवन भर के लिए प्रेसिडेंटर बनने जा रहा है। तो निश्चित रूप से शी जिनपिंग को लगता है कि यह चीन की राजनीति के लिए एक बड़ी घटना होने जा रही है। वह हर ब्राइडजिला की तरह है जो सोचता है कि उनकी शादी साल की प्रमुख घटना है। इसलिए अगर शी ने इस सत्ता संघर्ष को काफी हद तक बंद कर दिया है, तो 20वीं पार्टी कांग्रेस से पहले ताइवान पर आक्रमण करने का प्रयास करके नाव को हिलाने की संभावना कम है। लेकिन अगर शी का अधिकार नहीं है, तो इससे ताइवान पर हमला होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं समझाऊंगा कि बाद में इस कड़ी में क्यों। लेकिन तीसरा कारण यह है कि चीनी शासन द्वारा इस वर्ष ताइवान पर आक्रमण करने की संभावना कम है। चीन और वियतनाम के बीच 1979 के युद्ध के बाद से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी 40 वर्षों से अधिक समय से युद्ध में नहीं है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इसके बजाय चुपचाप ताइवान पर कब्जा करने के लिए तोड़फोड़ और घुसपैठ में अपने दशकों के अनुभव का उपयोग करेगी। जैसे ताइवान के समाज को प्रभावित करने से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति अधिक मित्रवत रहने वाले राजनेता चुने जाते हैं, और वे राजनेता धीरे धीरे मुख्य भूमि चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों को प्रोत्साहित करेंगे, जब तक कि हर कोई इस बात से सहमत न हो कि ताइवान को हांगकांग की तरह ही एक देश दो सिस्टम ढांचे के तहत कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित किया जाना चाहिए। यदि यह आपको दूर की कौड़ी लगता है,
तो ताइवान एक दशक से भी कम समय पहले पूर्व राष्ट्रपति मा यिंगजेऊ मा ने मुख्य भूमि चीन के साथ अधिक से अधिक आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाया। उन्होंने 2015 में चीनी नेता शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। क्या वे एक साथ खुश नहीं दिखते? अपेक्षाकृत बोल रहा है, लेकिन ताइवान में हर कोई इसका बड़ा प्रशंसक नहीं था। वास्तव में चीनी शासन के साथ एक व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के मा के प्रयासों के कारण छात्र प्रदर्शनकारियों ने 2014 में ताइवान की विधायिका पर कब्जा कर, जिसे सूरजमुखी आंदोलन के रूप में जाना जाता था। अंत में व्यापार समझौते पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए गए और सूरजमुखी आंदोलन ने ताइवान की राजनीति को नया रूप दिया। 2016 और 2020 में ताइवान ने राष्ट्रपति साई इंग-वेन को फिर से चुना। वह और उनकी राजनीतिक पार्टी डीपीपी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति बहुत कम मित्रवत है। यही कारण है कि पार्टी उन्हें अलगाववादी और अलगाववादी कहती रहती है, क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से ताइवान पर शासन कर रही है। इसलिए चीनी शासन को ताइवान की योजना को तोड़ने में बहुत बड़ा झटका लगा है। उनका अगला मौका 2024 में ताइवान का राष्ट्रपति चुनाव है। यही वजह है कि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन 2024 के बाद तक ताइवान पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, ऐसा लगता है कि कम और कम संभावना है कि तोड़फोड़ काम करेगी, खास तौर पर उसके बाद जो चीनी शासन ने हांगकांग के साथ किया आक्रमण पर वापस। मैंने आपको अभी कई कारण बताए हैं कि चीन शायद इस साल ताइवान पर आक्रमण क्यों नहीं करेगा, लेकिन चीन में हाल की राजनीतिक घटनाओं से पता चलता है कि यह हमारे विचार से कहीं अधिक हो सकता है। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी शायद ताइवान पर आक्रमण करने के लिए 2024 या उसके बाद तक प्रतीक्षा करने वाली है, शायद। लेकिन यहाँ वाइल्ड कार्ड चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आंतरिक सत्ता संघर्ष में हो रहा है, और इसका मतलब है कि ताइवान पर आक्रमण या कम से कम एक बड़ा ताइवान संकट इस साल हो सकता है। यह चीन की राजनीतिक जोखिम परामर्श कंपनी के अनुसार है। उनका कहना है कि 2022 में ताइवान चीन क्रॉस स्ट्रेट संकट की संभावना बढ़ गई है। क्यों? खैर, यह सभी के पसंदीदा कम्युनिस्ट सोप ओपेरा सामान्य शत्रुता का समय है। पहले सामान्य शत्रुता पर वर्तमान चीनी नेता शी जिनपिंग को पूर्व चीनी नेता जियांग जेमिन के साथ अंतिम प्रदर्शन में बंद कर दिया गया है। उनके दोनों गुटों के लिए यह मौत की लड़ाई है, लेकिन एक तीसरा गुट आगे आने वाला है। हाल ही में सामान्य शत्रुता के बहुत सारे एपिसोड हुए हैं। यह ऐसा है जैसे वे बड़े फिनाले की तैयारी कर रहे हों। सामान्य शत्रुता में मुख्य खिलाड़ी चीनी नेता शी जिनपिंग 2012 में जब शी सत्ता में आए तो जियांग और उनके लोगों की सत्ता पर कड़ी पकड़ थी। जियांग ने चीन के आंतरिक सुरक्षा तंत्र का व्यापक विस्तार करके सत्ता हासिल की थी और उनके गुट ने जियांग के उत्तराधिकारी हु जिनताओ के शासन के दौरान भी उस शक्ति को धारण किया था। जियांग का गुट इतना शक्तिशाली था कि 2012 में उन्होंने शी जिनपिंग को नीचे उतारने की कोशिश की और उनके स्थान पर उनके एक लड़के बो शिलाई को स्थापित किया। वह तख्तापलट का प्रयास विफल रहा, आंशिक रूप से एक बड़े घोटाले के कारण जिसने बो शिलाई को नीचे गिरा दिया। जाहिर तौर पर बो की पत्नी ने एक ब्रिटिश लड़के नील हेवुड कॉर्नर बॉक्स की हत्या कर दी और फिर इसे ढक दिया। उस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब बो के दाहिने हाथ के लड़के ने एक बूढ़ी औरत के वेश में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से भागने के बाद शरण लेने की कोशिश की। मैन 2012 एक पागल वर्ष था, लेकिन यह असली कारण नहीं है कि बो शिलाई को हटा दिया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जियांग के गुट के सदस्य वो पार्टी के शीर्ष कुत्ते बनने के लिए अपनी बोली शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे भी बो शिलाई के पतन ने शी जिनपिंग को जियांग के गुट के खिलाफ अपना हमला शुरू करने के लिए पर्याप्त सांस लेने की जगह दी। यह एक साल लंबे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के रूप में आया जो उनके राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए हुआ और दोनों पक्ष तब से इसे बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन अब जब शी जिनपिंग जीवन भर के लिए प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, राजकुमारों को लाल अभिजात वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। वे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मूल संस्थापकों के वंशज हैं। वे पार्टी के सबसे कुलीन सदस्य हैं और उनके पास अपार मात्रा में धन और शक्ति है। जरूरी नहीं कि राजकुमार खुद एक एकजुट गुट हों।
अधिकतर उन्हें लगता है कि सच्चे अभिजात वर्ग के रूप में वे इस तरह के गुटीय संघर्ष के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे उनका काफी दबदबा है। कुछ राजकुमार जियांग गुट के हैं। जियांग गुट के एक अन्य प्रमुख सदस्य झांग गाओली हैं, जो टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर राजकुमार वास्तव में जियांग गुट को पसंद नहीं करते हैं। ज्यादातर जियांग गुट से नाखुश थे। शासन पर शासन करने में उनमें से अधिकांश को अधिक अधिकार देने से इनकार करने के लिए, जिसे वे अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं, साम्यवाद, वंशानुगत जन्मसिद्ध अधिकार की राजनीतिक व्यवस्था। रियासतों को भी यह पसंद नहीं था कि जियांग गुट भ्रष्टाचार के माध्यम से अमीर और शक्तिशाली हो रहा था, क्योंकि वे अधिकारियों को अपने नौकरशाही नौकरों की तरह केवल कार्यवाहक के रूप में देखते थे और उनके विचार में केवल शासन के सच्चे उत्तराधिकारी और कार्यवाहक नहीं, भ्रष्टाचार में शामिल होने और दंड से मुक्ति के साथ सत्ता चलाने का विशेषाधिकार है। शी के गुट के बारे में क्या? वैसे शी जिनपिंग वास्तव में खुद एक राजकुमार है। वह सबसे शक्तिशाली राजघरानों में से एक से संबंधित नहीं है, लेकिन वह एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट क्रांतिकारी के बेटे हैं। इसलिए जब एक दशक पहले शी सत्ता में आए और इस बारे में बात करना शुरू किया कि वह कैसे कम्युनिस्ट पार्टी को फिर से महान बनाएंगे, तो राजघरानों ने सोचा कि शी जो चाहते हैं वह करेंगे। स्वाभाविक रूप से उनके पक्ष में होंगे और शासन के शासकों के रूप में उनकी सही भूमिका के लिए उन्हें बहाल करेंगे। लेकिन यह पता चला कि शी जो चाहते थे वही करना चाहते थे। ऐसी खबरें हैं कि शी जिनपिंग ने अपने प्रमुख आलोचकों में से एक पीएलए वायुसेना के पूर्व जनरल लियू याजू को हिरासत में लिया है या आंतरिक नियंत्रण में डाल दिया है। लियू जियांग के गुट का सदस्य नहीं है। वास्तव में लियू ने एक बार शी जिनपिंग का समर्थन किया था, लेकिन फिर उन्हें 2017 की शुरुआत में सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब से लियू शी के खिलाफ बोल रहे हैं। लियू राजसी सभाओं में कह रहे थे कि शी के पास ताइवान पर एक न्यायिक लड़ाई में सीसीपी का नेतृत्व करने की क्षमता का अभाव है, जहां शासन की किस्मत दांव पर है, और कमांडर इन चीफ को बदलने का अनुरोध किया। वे शब्द लड़ रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि लियू शी के बारे में राजकुमारों के सामान्य दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं कि वह पार्टी के लिए सही नेता नहीं है, जिसका अर्थ है राजकुमार सक्रिय रूप से इस विचार को बढ़ावा दे रहे हैं कि शी जिनपिंग 20वीं पार्टी कांग्रेस में एक और कार्यकाल के लिए अयोग्य है। अगर ऐसा है तो ये शी जिनपिंग के लिए बहुत बड़ा झटका है, जिन्हें अब जियांग गुट और रियासतों दोनों से लड़ना है। और शी तय कर सकते हैं कि ताइवान पर हमला करके उन्हें साबित करना होगा कि उनके पास पार्टी का नेतृत्व करने के लिए क्या है। 20वीं पार्टी कांग्रेस से पहले क्या ट्विस्ट है? सामान्य शत्रुता केवल आश्चर्यों को लाती रहती है। यदि शी आर्थिक गिरावट और अन्य घरेलू समस्याओं से निपटने में असमर्थ है और 20वीं पार्टी कांग्रेस की अगुवाई में अपने गुटीय प्रतिद्वंदियों को पर्याप्त रूप से दबाते हैं, तो उन्हें इस साल ताइवान पर आक्रमण करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यदि शी जिनपिंग सफलतापूर्वक ताइवान पर आक्रमण कर देते हैं, तो वह निश्चित रूप से जीवन भर के लिए राष्ट्रपति हैं। लेकिन क्या होगा अगर वह विफल रहता है? क्या यह उसके लिए आक्रमण करने से बुरा नहीं होगा? जरूरी नहीं। कभी कभी युद्ध शुरू करना कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के लिए एक सफलता हो सकता है, भले ही युद्ध विफल हो। डेंग श्याओपिंग के 1979 में संक्षिप्त चीन वियतनामी युद्ध ने उन्हें पीएलए पर नियंत्रण मजबूत करने में मदद की। इसलिए भले ही चीन वियतनाम के साथ युद्ध हार गया, युद्ध डेंग के लिए एक व्यक्तिगत सफलता थी। यह निश्चित रूप से एक जुआ है। और ध्यान रखें कि भले ही राजशाही शी जिनपिंग को सत्ता से बेदखल करने का प्रबंधन करते हैं, फिर भी वे जिस किसी को भी उनकी जगह लेंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के ताइवान और फिर दुनिया को अपने कब्जे में लेने के समग्र लक्ष्य बदलने वाले नहीं हैं। दुश्मन हर मोड़ पर शी जिनपिंग को घेर लेते हैं। क्या शक्तिशाली रियासतें शी जिनपिंग को ताइवान पर आक्रमण करने के लिए मजबूर करेंगी? क्या शी इसके बजाय अपने दुश्मनों को नीचे गिराने का कोई और तरीका खोजेंगे, या कोई रहस्यमयी नई शख्सियत कम्युनिस्ट पार्टी और फिर दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगी? अगली बार सामान्य शत्रुता पर पता करें।
वह शो वास्तव में जानता है कि आपको कैसे बांधे रखना है, क्योंकि अगर आप सरकार या विशाल निगमों द्वारा लगातार निगरानी किए बिना इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको अपनी इंटरनेट गतिविधि को वीपीएन जैसे सुरक्षार्क के साथ छिपाना चाहिए। सुरक्षार्क में अचूक एन्क्रिप्शन और सबसे सुरक्षित वीपीएन प्रोटोकॉल है। आईपी और डीएनएस रिसाव संरक्षण के साथ सरकार ये नहीं बता सकती है कि आप वास्तव में कहां से जुड़ रहे हैं, और न ही आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता। और आप जो ऑनलाइन करते हैं उसका लॉग न रखकर भी सुरक्षार्क आपकी सुरक्षा करता है। इसीलिए जब भी आप इंटरनेट पर जाते हैं तो सुरक्षार्क जैसे वीपीएन का उपयोग करना अपनी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए सुरक्षार्क का प्रयोग करें। और सिर्फ एक सुरक्षार्क खाते से। सुरक्षार्क के पास अभी एक विशेष डील चल रही है जिसमें 2 साल की योजना पर 83% छूट और 3 अतिरिक्त महीने मुफ्त शामिल हैं। surfshark.com अनसेंसर्ड पर जाएं और उनके सौदे को प्राप्त करने के लिए बिना सेंसर किए कोड का उपयोग करें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। चीन को बिना सेंसर किए देखने के लिए धन्यवाद।